जो मोस्ट कॉमनली बीमारियां, अगर मैं आप सोचे कि सारी बीमारियों में एक दिन में आप सारे कॉम्बिनेशन बता दें तो पॉसिबल नहीं है, राइट। मैंने जो मेजर कॉमन डिसीजेज हैं, सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर मैंने ये कॉम्बिनेशन क्रिएट मतलब बनाए हैं, ऑलरेडी प्लान बुक में है, बट फिर भी एक बार ट्राई किया है कि आपको एक क्विक शॉट मिल सके। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज है हमारे देश में, राइट, वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो थोड़ा पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, बीमारी के पीछे रीजन क्या है, फिर आपको सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे। देखिए, हमारी जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो सबसे प्राइमरी रीजन होता है, मेजर रीजन होता है, वो है हमारी आर्टरी, जो हमारी खून की नलियां हैं, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करने के लिए खून की नलियां रहती हैं, राइट। आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। तो जो हमारा लंग्स है, लंग्स से प्योर ब्लड निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, और हार्ट उसे पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, राइट, सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड का फ्लो होता है हमारी आर्टरीज के माध्यम से होता है। और जब हम पैदा हुए थे, जब हम इस दुनिया में आए थे, तो आप ये देख रहे हैं डायग्राम में कि हमारी आर्टरीज जो है बिल्कुल क्लीन थी, इसके अंदर कुछ भी कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी डिपोजिशन नहीं था, बिल्कुल साफ था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम बाहर का खाना पीना खाते हैं, हम हमारे घरों में हम जो ऑयल यूज कर रहे होते हैं, हम जो प्रोसेस फूड खाते हैं, इन सब चीजों में क्या होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या जो कुकिंग ऑयल होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पाम ऑयल, राइट। तो वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या पाम ऑयल है या कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं, राइट, वो धीरे धीरे करके आपकी आर्टरी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, राइट। अब ये डिपॉजिट होते होते, ये डिपॉजिट होने की प्रोसेस है, जैसे हमारे बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं ना, उस आपके बैंक अकाउंट में धीरे धीरे करके डिपॉजिट होता रहता है, ठीक वैसे ही हमारी आर्टरी के अंदर एक ये रिकरिंग डिपॉजिट जैसा शुरू हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना। अब ये डिपॉजिट होते होते एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आता है, जब एज 35-40 या जब ये 50-60% से ज्यादा डिपॉजिट हो चुका होता है। जब ये ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो होता क्या है, हमारी आर्टरी का जो डायमीटर है, आर्टरी का डायमीटर कम हो जाता है। अब आर्टरी का जब डायमीटर कम हो जाएगा तो हमारा जो हार्ट है, इसको ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर। तो आप जस्ट इमेजिन करिए, जो हमारा जो पानी का पाइप होता है, अगर आप उसे जोर से पकड़ लेते हैं तो कितना आपको प्रेशर फील होता है, क्योंकि पानी को निकलने की रास्ता ही नहीं बची। ठीक ऐसे ही हमारी आर्टरी के साथ में होता है, जब आर्टरी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो आर्टरी सक्रिय हो जाती है अंदर से, और आपके हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज्यादा एफर्ट और ताकत लगानी पड़ती है। और यही वो रीजन है कि हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से होता क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, और हमारा रूटीन चेकअप कराते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला चेकअप वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं, लिपिड प्रोफाइल आपको रिकमेंड करते हैं, राइट, ईसीजी रिकमेंड करते हैं। ये सब करने के बाद वो आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं, राइट। मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं, राइट, एक खून को पतला करने वाली मेडिसिन आपको मिलती है, और एक बीपी को मेंटेन करने वाली मेडिसिन। ध्यान ये रखिएगा, यह सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई पेशेंट बीपी की मेडिसिन लेता है तो उसको कब तक उसको बेनिफिट समझ में आता है, कब तक उसको फायदा लगता है, जब तक उस टेबलेट का असर है, राइट। अगले दिन सुबह फिर उसे, अगर वो टेबलेट नहीं लेता है तो वही घबराहट है, बेचैनी है, सिर में हैवीनेस लगने लगता है, तो फिर अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको फिर वो टेबलेट लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेबलेट कंज्यूम करते हैं कोई भी बीपी पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रही है। आई रिपीट, जो भी बीपी शुगर की टेबलेट्स हैं, हाइपरटेंशन की टेबलेट हैं, वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रही। रूट कॉज क्या था, हमारी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल। वो इस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव नहीं करती है, वो सिर्फ टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए हमारी आर्टरी का जो डायमीटर कम हो गया था उसको डायलेट कर देती है। अगर ये इतना छोटा सा डायमीटर, इसको बढ़ा देगी, ये कम डायमीटर था, इसको बढ़ा दिया, तो जब आर्टरी का डायमीटर बढ़ जाएगा तो आपके हार्ट को ब्लड को पंप करने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, तो जो बीपी होता है वो कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाता है। सो द पॉइंट इज दैट कि हम सालों साल, जब से बीपी डायग्नोज होता है, 5-10-15 साल तक दवाइयां खाते रहते हैं, और दवाइयों की जो सिचुएशन है ऐसी होती है कि पहले 2 टैबलेट शुरू होती हैं, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है आपके नंबर ऑफ टैबलेट्स भी बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दिया जा रहा है, और पता चलता है कुछ टाइम के बाद हार्ट अटैक आ गया। डेफिनेटली जिन लोगों को बीपी शुगर की टैबलेट चल रही है उनको हार्ट अटैक भी आता है। फिर हार्ट अटैक के बाद ये देख रहे हैं, बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में भी क्या किया जा रहा है, ये जो हमारी आर्टरी जो ब्लॉकेज है आपको दिख रहा है, जो नैरो आर्टरी दिख रही है, यहाँ पर एक कैथेटर से, हमारे बॉडी के अंदर एक कैथेटर डाल के एक स्टंट प्लेस कर दिया जाता है। जो आप मेटल की जो वायर दिख रहे हैं, मैश दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टंट, कोरोनरी स्टंट। ये स्टंट को प्लेस कर दिया गया। लेकिन समझने वाली बात ये है, इसका जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, आप कभी मेरा हेल्थ सेशन होता है उसका पूरा प्रॉपर वीडियो देखेंगे, आपको उसमें पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे प्रोसेस होता है।
बट अभी मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि हमें काफी सारे डिसीज वाइज डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक्ड साइट थी वहां पर आपने मेटल का वायर प्लेस कर दिया है, पर स्टिल जो ब्लॉकेज था, जो येलो कलर का डिपॉजिट था, वो एज इट इज आर्टरी में है। मेरा सवाल नेक्स्ट आपसे है, क्या एंजियोप्लास्टी करने के बाद दवाई बंद हो जाती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रूट कॉज पे काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ टेम्परेरी जो आर्टरी ब्लॉक थी उसका रास्ता खोल दिया गया है। आपके बॉडी में जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो तो अभी भी जारी है, राइट। फिर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स बाद पहला हार्ट अटैक आता है तो एंजियोप्लास्टी होती है। अब जब दूसरा हार्ट अटैक आता है, जब दोबारा फिजिशियन के पास जाते हैं, तो अब वहां पर फिजिशियन बोलता है कि जो आपकी मेन आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, वो पूरी तरह ब्लॉक है, 80-90% ब्लॉकेज है। अब यहाँ पर एंजियोप्लास्टी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज नो स्कोप फॉर एंजियोप्लास्टी। आप क्या करना पड़ेगा? नाउ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ बाईपास। आप जिस भी शहर में रहते हैं, हर बड़े शहर के अंदर जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो शहर के बाहर से, सिटी के बाहर से आपके पास एक बाईपास रास्ता होता है। ऐसे ही हमारे हार्ट के लिए एक बाईपास रास्ता बना दिया जाता है। ये अब जो ब्लड का फ्लो होगा, जो ब्लॉक्ड वाला पैसेज है वहां से नहीं होगा, बाईपास से होने वाला है। सो इट्स कॉल्ड बाईपास सर्जरी। अगेन यहाँ पर 5-7 लाख रुपए का खर्चा होता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि डे 1, जिस दिन से बीपी डायग्नोज हुआ और जब तक एंजियोप्लास्टी बाईपास करा लिए, दवाइयां पहले से लेके आखिरी दिन तक चल रही हैं, लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी परमानेंट आराम नहीं है। दवाइयां कम होनी चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेडिसिन का कम हो जाना या बंद हो जाना। बट ये कैसा ट्रीटमेंट चलाया है मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में, कि यहाँ पर दवाइयां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, राइट। दवाइयां बढ़ती जा रही हैं। इसका एक ही फंडामेंटल है। सिंस आई वाज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 years, उनका एक ही थॉट प्रोसेस है कि ये जो बीमारियां हैं इनको हम क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इन बीमारियों को हम ऐसे कन्वर्ट कर दें कि यहाँ पर मर्ज भी जिंदा रहे और मरीज भी जिंदा रहे। मतलब आपकी बीमारी भी एग्जिस्ट करना चाहिए और जो पर्सन है वो भी सर्वाइव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपको रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, और बीमारी ठीक हो जाएगी तो अगली बार आप पैसा कैसे निकालेंगे। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग है और जिसके तहत ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज ये है, हमारे हिंदुस्तान में आयुर्वेदा में इतने शानदार सॉल्यूशन हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, अच्छे हैबिट्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं। अगर उनको आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इन सब की नौबत नहीं आने वाली। आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और अपनी फैमिली को। तो द पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो आपकी आर्टरी के अंदर ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको बोलते हैं हम LDL, राइट। इसको रिमूव करने के लिए एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एक गुड फैट भी होता है, जिसको हम बोलते हैं HDL, राइट। इसको हम ओमेगा 3 भी बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा 3 जो है हमारा ह्यूमन बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता। वी कैन नॉट सिंथेसाइज ओमेगा 3। हमें ओमेगा 3 खाने से ही लेना होगा, राइट। अब खाने में किस में मिलता है ओमेगा 3? खाने में मिलता है आपको अखरोट में मिलता है, राइट, वॉलनट में मिलता है, ऑलिव ऑयल में मिलता है, फ्लेक्स सीड्स में मिलता है और मछली में, सैल्मन फिश में मिलता है। ये 4 ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसमें ओमेगा 3 सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक आपकी जितनी भी एज है, आपने कितनी बार ओमेगा 3, कितने बार अखरोट खाए, कितने बार आपने ऑलिव ऑयल में खाना पका के खाया? शायद नहीं खाया होगा। और वही एक रीजन है हिंदुस्तान में हर दूसरा तीसरा इंसान क्यों बीपी का मरीज बन रहा है, क्योंकि जब से हमारे घरों में रिफाइंड ऑयल कंज्यूम करना शुरू किया है, डिपॉजिट हो रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो नॉनवेज नहीं खाते, जो ड्रिंक नहीं करते, दुबले पतले, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, राइट। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे डाइट में ओमेगा 3 का एब्सेंस होना। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। अगर हम बचपन से ही शुरू से ही ओमेगा 3 खाते रहते थे तो ओमेगा 3 क्या करता था? ओमेगा 3 जो है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है हमारी आर्टरी में, इसको रिमूव कर देता था और नया जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देता। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट। आपके आर्टरी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है ओमेगा 3। इतना पावरफुल न्यूट्रिशन है, राइट। अब एक तरीका तो ये कि आप उसे आज से अपने खाने में खाना शुरू कर दें, आप अखरोट खाना शुरू कर दें, आप ऑलिव ऑयल में खाना खाएं या फ्लेक्स खाएं। अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम बहुत सारे लोग 1-2 पीस अखरोट के खा लेते हैं, 1 चम्मच उन्होंने थोड़ा सा कभी कभार अलसी खाने लगे, बिकॉज बहुत सारा अवेयरनेस आ गया, यूट्यूब पर सब जगह न्यूज चैनल में दिखाया जाता है अलसी खाना चाहिए, तो खाना शुरू कर दिया। बट अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज असर तभी करती है, उसका रिजल्ट तभी मिलता है जब आप उसे प्रॉपर डोज में लेते हैं, राइट। चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट्स है। सो अगर आप थोड़ा सा अखरोट खा भी रहे हैं, राइट, या थोड़ा सा आप फ्लेक्स ले रहे हैं, उसमें उतना ओमेगा 3 नहीं मिलेगा जिससे आपके ब्लॉकेज क्लियर हो सके, राइट। तो अगर आपको कंसिस्टेंट और इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो एक बहुत अच्छा स्मार्ट सोल्यूशन है जहां पर आपको सप्लीमेंट्स
आपको बताए जाते हैं, तब यहाँ पर आता है वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट्स। तो मैं आप आगे आने वाली स्लाइड्स में शेयर करता हूँ कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेना जरूर है। ओमेगा 3 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स, अलॉन्ग विद दिस उसके साथ में कॉम्बिनेशन होंगे। जब बीपी डायग्नोस होता है, राइट, तो मेन चीज है, मैं आपको कुछ ये पैरामीटर्स हैं, चूंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, तो आपको ये कुछ पैरामीटर्स, आपको कुछ रीडिंग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब आप किसी पर्सन से कंसल्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत एक्सपर्ट बनना है, पर एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि किसी भी हेल्थ जो मेजर बीमारियां हैं उनमें नॉर्मल पैरामीटर कितना होना चाहिए, राइट, या नॉर्मल रेंज क्या होती है। इससे आपको कम्युनिकेशन करने में अच्छा लगेगा, और जब आप किसी से बात करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपके अंदर नॉलेज है, यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन। आप एज अ कंसल्टेंट बिहेव करेंगे रादर देन हमें सेल्समैन की तरह काम नहीं करना है। तो एज अ कंसल्टेंट कब काम कर पाएंगे, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, आपके पास आइडिया होगा। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर का चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक मतलब जब ब्लड को पंप करते हैं, जब हार्ट श्रिंक होता है, जब फोर्स करता है, तब ताकत लगती है और सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। तो सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ता है, और डायस्टोलिक मतलब अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है नॉर्मल रेंज में, और 80 तक, 120/80 जो होता है इट्स ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसको हम नॉर्मल बीपी कंसिडर करते हैं। अब अगर आप किसी भी पर्सन का बीपी 120 to 129 आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा बीपी हायर साइड पे है। अभी उसे बीपी की बीमारी हम नहीं बोल सकते, पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड है। अब 130 से 139 जा रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर है, अब वो बीपी की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। जो सिस्टोलिक है 130 to 139, डायस्टोलिक 80 to 89 के बीच में होगा, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए हाई ब्लड प्रेशर कैटेगरी 1। फिर उसके बियॉन्ड जाता है, 140 से अबव जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर कैटेगरी 2, और 180 अबव जा रहा है, इसका मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें तुरंत मेडिकल सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये बीपी की रीडिंग्स होती हैं। जनरल रीडिंग, जनरल कितना होना चाहिए? 120/80 इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब इसके नीचे जा रहा है तो उसे लो बीपी बोलेंगे, इससे हायर साइड जा रहा है तो हाई बीपी बोलते हैं, राइट। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन होता है और हाइपोटेंशन, लो बीपी और हाई बीपी। पर ज्यादातर केसेस जो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द केसेस यू विल फाइंड ऑफ हाइपरटेंशन। अब डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं आपको लिपिड प्रोफाइल की, ये जो रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल की हम जांच कराते हैं, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं, लिपिड प्रोफाइल होती है। लिपिड तो एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल है, पर कोलेस्ट्रॉल की कुछ वेराइटीज होती हैं। तो यहाँ पर जो पहला पैरामीटर दिख रहा है टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। जो डिजायरेबल रेंज है, फर्स्ट रेंज आप दिख रहे हैं, बॉर्डर लाइन और हाई रिस्क, ये 3 लाइन आप देख रहे होंगे। पहला है डिजायरेबल, मतलब इतना होना चाहिए। बॉर्डर लाइन मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। और हाई रिस्क मतलब इस बॉर्डर लाइन से अगर थोड़ा बाहर जाएंगे तो आपको ये बीमारी हो चुकी है और आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस लेने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट डिजायरेबल, बॉर्डर लाइन एंड हाई रिस्क। कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज है लेस देन 200 mg/dL होना चाहिए। जब आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है, जनरली किसी भी रिपोर्ट में ये रेफरेंस रेंज लिखी रहती है, टेस्ट रेंज लिखी रहती है और रेफरेंस रेंज लिखी रहती है। तो यहाँ पर लेस देन 200 mg कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ये सब के सब जो हैं, ट्राइग्लिसराइड भी अगेन हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। अगर ये टीजी लेवल बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम या आने वाले टाइम में कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने वाली है। तो ये लेस देन 150 होना चाहिए डिजायरेबल। एचडीएल जो होता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एलडीएल जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। तो ये जो रीडिंग्स हैं, इन रीडिंग के हिसाब से हमें होना चाहिए। और आइडियली तो मैं आपको बोलूंगा कि एनुअली आपका एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप आपको कराते रहना चाहिए, जिससे आपकी बर्थडे हो सकती है या आपका एक फैमिली का कोई भी एक मंथ आप फिक्स कर लें, एनुअल डेट फिक्स कर लें, जिससे आपके पास रिकॉर्ड हो। इससे फायदा ये होता है कि जब आप एनुअल अपना चेकअप कराते हैं तो यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी अगर ब्लड रिपोर्ट से फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल का लेवल लेस देन 200 होना चाहिए, पर आपकी रिपोर्ट में 220 आया या 210 आया, इसका मतलब अभी आपको तुरंत करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये 240 250 चला जाएगा एंड यू विल बी अंडर रिस्क। सो जब आप स्क्रीनिंग कराते रहते हैं एनुअली, तो आपको ये पैरामीटर से पता चलता है कि आपकी बॉडी की करंट सिचुएशन क्या है। और अगर कुछ भी पैरामीटर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तुरंत अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके सही तरीके के सप्लीमेंट लेके अच्छा रूटीन फॉलो करके आप उस बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जब हम बीपी की बात कर रहे होते हैं। नाउ बात आती है कि सर क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए, राइट। तो मैंने सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनाया थंब रूल। बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, मतलब मेजोरिटी ऑफ डिजीजेज में ये सप्लीमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 होना बहुत जरूरी है। मतलब क्रेल ऑयल,
फ्लेक्स ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये मैंने लिखे हैं प्रायोरिटी। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अगर किसी को सजेस्ट करना है तो क्रेल ऑयल, सेकंड प्रायोरिटी पे देना है तो फ्लेक्स, और थर्ड प्रायोरिटी पे क्रेल ऑयल। फ्लेक्स और क्रेल में आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर इन तीनों में अगर आप सबसे पूछेंगे बेस्ट क्या है सर, तो क्रेल ऑयल इज द बेस्ट। ये ओमेगा 3 का सबसे बेस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर एक चैलेंज आता है कि सर अगर कोई वेजिटेरियन है तो क्या करें, तो डेफिनेटली आपको फिर फ्लेक्स ऑयल या कोकोनट ऑयल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर किसी को वेज नॉन वेज का फर्क नहीं पड़ता तो गो हेड फॉर क्रेल ऑयल, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मिल रहे हैं जो अफोर्डिंग नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी से आप कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसकी हेल्थ के बारे में जानते हैं, सबसे पहले आपको उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी है कि उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो कितने तक अफोर्ड कर सकता है। तो हमेशा आपको उसकी जगह बैठ के आपको देखना है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है और आप कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिनिमम में बना के दें जिससे उसको अच्छे रिजल्ट मिले, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है। अब जैसे क्रेल ऑयल की बात करूं तो 1000 रुपीज का बॉटल आता है, लेकिन फ्लेक्स ऑयल आता है 500 की बॉटल, राइट। और आपको लग रहा है कि मुझे 2 से 3 कॉम्बिनेशन देना है, 1000 से 1500 का मुझे सप्लीमेंट देना जरूरी है, तो फिर यहां पर हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है। तो दो चीजें, सबसे पहले तो आपने पर्सन को आइडेंटिफाई किया, पहले डिसीज आइडेंटिफाई किया, फिर डिसीज की सीवियरिटी, वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करने। अब यहाँ पर मैंने जितने चार्ट में बताए हैं, जरूरी नहीं है आपको सारे कॉम्बिनेशन देना बहुत जरूरी हो, पर एटलीस्ट किसी भी चार्ट में शुरू के जो 3 कॉम्बिनेशन है, 3 प्रोडक्ट्स, ये तो मैंडेटरी है, असेंशियल है, ये तो देना ही देना है। उसके बाद अगर पेशेंट अफोर्डिंग है, वो कंज्यूम करना चाहता है, लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप फिर उसमें लेटर ऑन चौथा, पांचवा, छठवां सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। पर शुरू के 3 और 4 सप्लीमेंट किसी भी डिजीज में अगर आप देखेंगे चार्ट में, तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे देना ही देना, ये टॉप प्रायोरिटी पे। उसके बाद फिर उनको एज पर उस पेशेंट रिक्वायरमेंट, एज पर उसकी सीवियरिटी के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। सो क्रिल, कोकोनट और फ्लेक्स, ये कोई भी एक दे सकते हैं, एक एक देना है, आफ्टर मील देना है। आयुशांति का प्रो कार्ड है, प्रो कार्ड के अंदर अर्जुन की छाल होती है, अश्वगंधा होता है, और भी काफी सारे, गार्लिक होता है, ये आपके लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोएंजाइम Q10 अगेन कार्डियक मसल्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है। स्पुरुलिना अगेन इट्स मल्टीविटामिन, राइट। एलर्जिनाइन हार्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट टॉनिक माना जाता है, और ये आप एक पाउच 200 ml पानी में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे दे सकते हैं, एंड कुकिंग जो करनी है राइस ब्राइन ऑयल में। सो ये एक बेसिक कॉम्बिनेशन था। हाइपरटेंशन, जिन लोगों को बीपी हाई है। अब यहाँ पर आपको जो मैंने आपको बताया प्रायोरिटी आपको रखना है टॉप 3 सप्लीमेंट्स की, टॉप 3 to 4 सप्लीमेंट्स की। अब इसके बाद वो अफोर्डिंग है तो एलआरजिनाइन ऐड कर दें, नहीं अफोर्डिंग तो एलआरजिनाइन रहने दें, और राइस ब्राइन ऑयल तो मस्ट है। कहीं पर भी आप सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, राइस ब्राइन ऑयल थंब रूल है, देना ही देना है, बिना इसके काम नहीं बनने वाला, बिकॉज ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। जब तक इसे चेंज नहीं करेंगे, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी में आराम नहीं मिलने वाला। तो ये हमें ऐड करना है सब जगह। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगली डिजीज पे बात कर रहे हैं, टाइप 2 डिजीज, डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। बेसिक जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, 7 सिम्टम्स, मतलब इनको हॉलमार्क्स टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। ब्लड विजन, आंखों में मतलब दिखाई प्रॉपर नहीं दे रहा होता है, बार बार भूख लग रही होती है, बार बार यूरिनेशन का मन करता है ना। अगर कहीं चोट लग जाती है तो देर से घाव बढ़ता है। फंगल इन्फेक्शन जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस भी हो जाता है कई बारी। हाथ पैरों में जो होता है ना, पैरों के एंड पे, हाथों के एंड पे, जब डायबिटीज एक्सट्रीम पे होती है, 300-400 के पार चली जाती है, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, राइट। अब जब ब्लड शुगर रिपोर्ट आती है आपकी, तो उसमें आज की डेट में एक और नया टर्म आ चुका है जिसको बोलते हैं A1C, HbA1c। पहले जो हम ब्लड टेस्ट करते थे तो सीधा एक रैंडम शुगर करते थे और 2 घंटे की बाद की शुगर करते थे। बट आज की डेट में जो सबसे परफेक्ट, अगर हमें ब्लड टेस्ट का मेजरमेंट करना है कि एक्चुअली में ब्लड शुगर लेवल क्या है, तो जो A1C आप देख रहे हैं, HbA1c, जो फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये आपकी पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। HbA1c जो होता है वो आपका पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। बाकी नॉर्मल जो शुगर लेवल होते हैं वो आपका इंस्टेंट, मतलब आज आपने आपका ब्लड में कितना है वो शुगर बताता है। तो अगर आपको डायबिटीज मॉनिटर करनी है तो ग्लूकोमीटर से तो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, बट जो सही तरीका है वो HbA1c है, जो आपको एक मेजर्ड आइडिया देता है ब्लड शुगर लेवल का। तो जिनको नॉर्मल लोगों को अगर देखा जाए ब्लड टेस्ट में, अगर आपका HbA1c 5 है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। नॉर्मल पर्सन की शुगर जो है, फास्टिंग मतलब रात को सुबह बिना कुछ खाए अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया तो अराउंड 100 और उसके बिलो होना चाहिए, 99 और उसके बिलो होना चाहिए। और
खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका 140, मतलब 100 टू 140 के बीच में होना चाहिए आपका नॉर्मल शुगर। जब आपके शुगर लेवल बढ़ते हैं तो एक सिचुएशन होती है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक अगर आज की डेट में हिंदुस्तान में देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में है, जो अभी दिखने में नॉर्मल लग रहे हैं, राइट। बॉडी में डायबिटीज के कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है बाहर से, लेकिन अंदर जो डेवलपमेंट है, दे आर डेवलपिंग डायबिटीज। अगर गलती से उनका ब्लड टेस्ट कर लिया जाए तो उनको प्री डायबिटीज की जो रिपोर्ट है वो प्री डायबिटीज बताएगी। तो मैं अगेन बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया एनुअली और आपका ब्लड शुगर 100 to 125 में निकल रहा है, राइट, या 140 to 150 199 के, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉस आपकी बॉडी में डायबिटीज की बीमारी होने वाली है, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा, अपने खान पान को सुधारा नहीं। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट होता है कि आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पर चूंकि हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और हमें तब पता चलता है जब चीजें एक्सट्रीम कंडीशन पे बिगड़ चुकी होती हैं। तो डायबिटीज जब आपका जो HbA1c है 6.5 या इससे ज्यादा निकलता है तो ये डायबिटिक कंडीशन होती है। ब्लड शुगर नॉर्मल जो फास्ट आफ्टर मील का जो होता है 200 से ज्यादा हो रहा है तो ये डायबिटिक कंडीशन हो जाती है। डायबिटीज में क्या क्या सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन देने हैं, अगेन आपको वही जो ओमेगा 3 के लिए क्रेल, फ्लेक्स या कोकोनट ऑयल ये देना होता है एक एक आफ्टर मील। ग्लूको हेल्थ आपको बिफोर मील देना होता है एक एक सुबह शाम। नीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी की ब्लड शुगर जो है मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, इनिशियली ये शुरुआती है, तो वहां पर आप नीम मत दीजिए। लेकिन अगर किसी का शुगर 250 300 400 है, बहुत ज्यादा शुगर है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो वहां पर आप नीम जरूर दीजिएगा, राइट। और उसके साथ में गैनोडर्मा 2 सुबह 2 शाम आफ्टर मील आपको लेने होते हैं। अब इसमें स्पिरुलिना जो होता है वो आप एक मल्टीविटामिन की तरह है, जनरल टॉनिक की तरह है, आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। और अगेन राइस ब्राइन ऑयल कुकिंग के लिए आपको यूज करना है। ध्यान हमेशा ये रखना है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और उनका ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो डोज आप दे रहे हैं, राइट, वो रेगुलर बेसिस पर अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें, ठीक है। वो रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो डोज दिया और उनकी एलोपैथी मेडिसिन भी चल रही है तो अचानक से ब्लड शुगर कम हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाते हैं। तो उनको बोलिएगा कि अगर आप कभी भी आपको वीकनेस और डलनेस फील होती है तो एक बार अपना ग्लूकोमीटर से चेक कर लें, और उसके हिसाब से फिर आप नीम का डोज जो है वो आप कम कर सकते हैं। शुरुआत आप अगर ज्यादा शुगर है, एक्सट्रीमली हाई शुगर है, तो एक सुबह एक शाम आप दीजिएगा। अगर बॉर्डर लाइन पर है, 200 250 है, इनिशियल लेवल पर है, तो दिन में सिर्फ एक आप नीम दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज के लिए कॉम्बिनेशन काम करते हैं। प्रिवेंशन क्या है? डायबिटिक को प्रिवेंट करने के लिए टाइप 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका वेट। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, अगर आपने अपना वेट कंट्रोल कर लिया, वेट आपका नॉर्मल रेंज में है, तो बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस आप दूर भगा सकते हो। आपका जो वेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने प्ले करता है। सो रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट, और आपकी जो भी वेजिटेबल है, आपको फाइबरस फूड खाना है, प्रोसेस फूड जितना कम हो सके उतना लेना है, और जंक फूड है या ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, इनको अवॉइड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। कमिंग टू द नेक्स्ट डिसीज, ओबेसिटी। थोड़ा सा हम इस पे बात डालेंगे क्योंकि आज की डेट में जितनी भी कॉमन बीमारियां हैं, इन सब का जो रूट कॉज है, इन सब की जो मदर है, जननी है, वो है ओबेसिटी, मोटापा। अगर किसी भी इंडिविजुअल का वजन बढ़ रहा है, नॉर्मल वेट से 5 10 15 किलो बढ़ रहा है, आपका वेट जो वेस्ट का साइज है 34 एंड बियॉन्ड जा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज होने वाली है। आने वाले टाइम में कोई ना कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होने की तैयारी कर रही है। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो वेट लॉस के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? वेस्टीज के अंदर बहुत शानदार पैकेज है, पूरा वी स्लिम का पूरा रेंज है, वेट लॉस का एक पैकेज है, उसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। पर कैसे कॉम्बिनेशन आपको देना है ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो आपको फ्लेक्स, 2 कैप्सूल फ्लेक्स, 2 कैप्सूल वैसलिन कैप्सूल और 1 नोनी, ये पांचों कैप्सूल एक साथ सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेट लॉस प्रोग्राम में कुछ भी चीज लेना है, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको गुनगुना पानी लेना है। जितना ज्यादा आप ल्यूक वार्म वाटर रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करेंगे, वेट को कंट्रोल करने के लिए, वेट को कम करने के लिए एक नेचुरल उपाय है कि थ्रू आउट द डे जब भी पॉसिबल हो आप अगर ल्यूक वार्म वाटर पिएंगे तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा, बढ़ने नहीं देगा। और वेट लॉस प्रोग्राम पर है तो ये तो बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये सुबह आपने खाली पेट लिया। उसके बाद स्लिम टी, स्लिम टी जबरदस्त प्रोडक्ट है।
इसके अंदर गार्सिनिया है, ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है। जो नॉर्मल टी अगर आप लेते थे उसको रिप्लेस कर देना है स्लिम टी से 2 या 3 बार आप 200 ml गर्म पानी के साथ में अच्छी आप ले सकते हैं इसको। देन वी स्लिम शेक, वी स्लिम शेक का जो लेने का तरीका है, वेट लॉस में बेसिकली जो प्राइमरी हमारा जो रीजन होता है उसमें होता है कैलोरी इनटेक। जो हमारा डाइट, हम जो खाना खाते थे, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी हम लेते थे, कंज्यूम करते थे, उसे हमें कट करना है। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को लगभग 1200 से 1500 कैलोरी का डेली डाइट होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल है आपकी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो एक मेल और फीमेल के लिए 1200 से 1500 किलो कैलोरी का पर डे इंटेक होना चाहिए। बट अगर आप पर डे का अपना कंजप्शन देखते हैं, वजन क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते हैं, 2000, 2500, 3000 कैलोरी कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है और फिर उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। तो वेट लॉस का सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपका कैलोरी कैलकुलेशन। अगर आपने कैलोरी इंटेक कम कर लिया और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी, आप नेचुरल तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के, साइड इफेक्ट के, हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। तो वी स्लिम शेक जो होता है ये आपको अपना जो मील है उसको रिप्लेस कर देना है। ये वी स्लिम शेक अपने आप में कंप्लीट फूड की तरह काम करता है। तो रिकमेंड तो ये है कि दिन में आपके जो दो मील हैं, एक तो ब्रेकफास्ट और दूसरा डिनर, ये 2 मील है आपको रिप्लेस कर देना है वी स्लिम से। अगर चलो 2 नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट 1 मील आप जरूर रिप्लेस करिएगा। और बेस्ट ये है कि आप रात का डिनर स्किप कर दें और उसकी जगह वी स्लिम शेक लें। अगर आप 2 मील रिप्लेस कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो डेली रूटीन होगा आपका वो क्या होगा? सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह आप उठे, सुबह सबसे पहले शुरुआत हुई फ्लेक्स ऑयल वी स्लिम नोनी कैप्सूल, ये सुबह खाली पेट गर्म पानी से ले लिया। उसके बाद वी स्लिम टी ले ली। आफ्टर दैट आपका जो ब्रेकफास्ट टाइम होता है आपने वी स्लिम शेक लिया। लंच के टाइम पे आपका जो भी जो नॉर्मल फूड होता है, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी होता है, वो आपने कंज्यूम कर लिया। और रात का जो डिनर था वो डिनर प्रॉपर नहीं करना, उसकी जगह आपको वी स्लिम शेक लेना होता है, राइट। एंड टॉक्सक्लीन 1-1 कैप्सूल सुबह शाम। टॉक्सक्लीन देने का लॉजिक ये कि आपके बॉडी के टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है। एंड फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल 2 कैप्सूल जो रात को लेने होते हैं आफ्टर डिनर। तो ये है वेट लॉस का प्रोग्राम, ठीक है। किया हुआ डाइट प्लान में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको क्या मील लेना है, किस तरीके से लेना है। ये वेट मैनेजमेंट का जो वी स्लिम का पीपीटी है वहां से मैंने लिया हुआ है, आप वहां से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये पूरा डाइट चार्ट है। लोग पूछते हैं कि सर वेट मैनेजमेंट कोर्स है, क्या डाइट चार्ट देना? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये स्क्रीनशॉट है, जिस भी को आप कंसल्ट कर रहे हैं ये स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दीजिए, आपका वेट लॉस प्रोग्राम का डाइट चार्ट हो जाएगा। क्या एक्सरसाइज करना है, वेट लॉस टिप क्या करने हैं, तो सजेस्टेड उसमें बताया कि आपको लगभग 3 से 4 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। और आपको रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड, जंक फूड जितना कम हो सके, कम क्या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और मतलब खाने को बार बार अच्छे चबाना चाहिए। फाइबर की इंटेक आप बढ़ा दें। अगर वेट लॉस प्रोग्राम में है तो सैलेड्स जो होती है, सलाद, उसको आप जितना ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो उतना बढ़िया है। तो ये बेसिक टिप्स हैं जो ऑलरेडी आपके प्रेजेंटेशन में रहेंगी। अगली जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है थायराइड, राइट। थायराइड में भी 2 तरह की बीमारियां होती हैं। थायराइड हमारे नेक के अंदर, गले के पास एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है और इसमें से काफी सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, T3, T4, TSH। एक्सक्यूज मी। थायराइड जो होती है, अब थायराइड का काम क्या होता है? थायराइड का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में ये T3, T4, TSH हार्मोन को प्रोड्यूस करना। ये हार्मोन का काम क्या होता है? ये हार्मोन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, राइट, हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे बॉडी की बहुत सारी जो लाइफ लिविंग प्रोसेस हो रही हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल हार्मोन होता है। और इसमें अगर बैलेंस बिगड़ गया तो यूं समझिए कि बहुत मतलब तमाम सारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले थायराइड की हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं, फिर मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या कोर्स आपको करना चाहिए। देखिए, जब थायराइड ग्लैंड में कम मात्रा में थायराइड होता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म होता है और हाइपर होता है। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। ज्यादातर केसेस में, जो केसेस में और खासकर फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादातर देखी जाती है, हाइपोथायराइड की। हाइपोथायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम होता है हेयर लॉस, राइट। सोचने में थोड़ा सा क्लैरिटी से नहीं सोच पाते हैं, राइट। और हार्ट रेट थोड़ी सी कम चलती है, बीपी लो हो जाता है, बहुत जल्दी थकावट होती है, टायर्डनेस, मतलब दिन भर आपको टायर्डनेस रहती है। अनएक्सपेक्टेड वेट गेन होता है। मतलब ऐसे लोग ये बताते हैं कि सर हम बिल्कुल भी नहीं खाते, 1 रोटी 2 रोटी दिन भर में खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है हाइपोथायराइड की वजह से, राइट।
पफीनेस रहेगी, स्किन में आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ठंडा लगता है, पफीनेस रहती है आपकी स्किन में, राइट। डिप्रेशन रहता है, मूड स्विंग रहता है, एंड वुमेन्स में मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। कुल मिला के हाइपोथायराइड की वजह से पूरा का पूरा बॉडी बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होता है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुल मिला के लाइफ जो एक अच्छी हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड करना चाहिए वो नहीं हो पाती है, मतलब वो उनको कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ बॉडी में बना ही रहता है। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है ना, ये एक थायराइड ग्लैंड की इनएक्टिविटी की वजह से, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती, उसकी वजह से होती है। वहीं पर अगर हाइपर की बात करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ता है, राइट। और हाइपर मतलब जब ज्यादा एक्टिव होती है, ओवर एक्टिव होती है थायराइड, तो वेट लॉस होता है, मतलब इंसान बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, सूख जाएगा और बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, राइट। सांस तेजी से आएगी, है ना, और तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे जो आपको दिख रहा है। मेजोरिटी में आज बात तो करने वाला हूँ वो हाइपोथायराइडिज्म पे बात करने वाला हूँ। जो हम कॉम्बिनेशन बात करेंगे वो हाइपोथायराइडिज्म पे बात करेंगे। सो क्या होगा, किस तरीके से होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। जब आपकी थायराइड की रिपोर्ट आती है किसी भी पेशेंट की, जब ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है थायराइड रिपोर्ट, तो इस तरीके से रिपोर्ट आती है। एक होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 फ्री T4, और ये अदर चीजें भी रहती हैं। ये इनकी स्टैंडर्ड रेंज है, राइट। TSH कितना होना चाहिए, राइट, T4 कितना होना चाहिए, T3 क्या होना चाहिए। लेकिन अगेन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है, थायराइड जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है। यहाँ पर एक चार्ट बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। ये चार्ट देखिएगा, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में, अगर किसी की ब्लड रिपोर्ट है, उस ब्लड रिपोर्ट में TSH का लेवल बढ़ा हुआ है और T4 का लेवल कम है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म है। बहुत स्मार्ट तरीका है। कैसे पता करें, रिपोर्ट में तमाम तरह की पैरामीटर्स आते हैं, रिपोर्ट तो रिजल्ट आ गया, पर उसको इंटरप्रेट कैसे करें कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा चार्ट है ध्यान रखने के लिए, कि अगर हाई लेवल ऑफ TSH है और लो लेवल ऑफ T4 है तो वो हाइपोथायराइडिज्म है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर लो लेवल TSH है और हाई लेवल T4 है, ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म होता है।